नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का और अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी ने अपनी पहली सूची उम्मीदवारों की जारी कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इन नामों पर मुहर लगाई गई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से लगातार चिंतन और मंथन का दौर चल रहा था। पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और उसके बाद अब आखिर में कुछ नामों पर फाइनल मुहर लगाई गई है और पहली लिस्ट को बीजेपी ने जारी कर दिया है। बीजेपी की ओर से अपनी पहली सूची यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी कर दी गई है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इन नामों पर मिलकर मुहर लगाई है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बीजेपी ने इन नामों को लेकर माथापच्ची की और लगातार 3 दिनों तक मैराथन बैठक का दौर चला और उसके बाद इन नामों पर मुहर लगी है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। वो कौन से नाम हैं वो भी आपको हम बताएंगे, कहां से किसे अपना उम्मीदवार बीजेपी की ओर से बनाया गया है वो भी। जैसे ही इस बारे में कोई बड़ी जानकारी, कोई सूचना हमें मिलेगी इस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। पीएम मोदी और सीएम योगी की ओर से इस पर मुहर लगाई है, ये मुहर लगाई गई है। ये अपने आप में बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की ओर से एक लंबा चिंतन और मंथन हुआ। एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 3 दिन तक ये लगातार बैठक चलती रही, जिसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल रहे, वो भी वीसी के जरिए इस बैठक में जुड़े और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने एक राय मशवरा करने के बाद इस सूची को जारी करने का फैसला किया है, जिसमें बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है और पीएम मोदी और सीएम योगी की ओर से इस पर अपनी मुहर लगा दी गई है। तो बार बार जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था, जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं कि भाई बीजेपी अभी तक अपनी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है, लेकिन अब इसका जवाब मिल चुका है और बीजेपी ने अपनी पहली सूची को यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी कर दिया है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बीजेपी को ही लेकर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका और अब तक 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई और आपको बता दें कि बीजेपी के 14 विधायक ऐसे हैं जो अब तक बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, अपना इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि 3 मंत्री हैं और इसके साथ ही 11 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 14 विधायक हैं, यानी कि 3 मंत्री और 11 विधायक अभी तक बीजेपी से अपना इस्तीफा दे चुके हैं। और 3 मंत्री की बात करें तो उन्होंने योगी कैबिनेट से अपना इस्तीफा दिया है और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 14 विधायक ऐसे हैं बीजेपी के जो इस्तीफा दे चुके हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर इसको जरूर देखा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंध बीजेपी में ही लग रही है, बीजेपी भी दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर चुकी है। हमने कल देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एक एमएलए और कांग्रेस के एक एमएलए अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो अब दल बदली का जो सिलसिला है, या यूं कह लीजिए कि जो दल बदलू हैं, जैसे ही चुनाव नजदीक आया है और ज्यादा एक्टिव हो गए और जहां बीजेपी में लगातार बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं और दोनों पार्टियों के नेता, दोनों पार्टियों के विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। और चलिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। एक और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की। ये जो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं
वो आ रही है रायबरेली से, जहां सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ऊंचाहार विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे बताया जा रहा है कि यहां से टिकट चाहते हैं और इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से भी पूरी जोर आजमाइश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। ये अहम खबर रायबरेली से, जहां की ऊंचाहार विधानसभा सीट बताया जा रहा है कि हॉट सीट बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि योगी कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, बीजेपी से वो अलग हो चुके हैं, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि ऊंचाहार विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी फिलहाल हमें मिल रही है, और जैसे ही इस बारे में कोई पुख्ता तौर पर जानकारी मिलेगी वो भी आपको हम जरूर बताएंगे। हर खबर सबसे पहले वो जानकारी भी आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है कि ऊंचाहार विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को टिकट चाहते हैं, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और देखिए, ये अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो अब तक बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अवतार सिंह भड़ाना, दारा सिंह चौहान, जो कि योगी कैबिनेट में शामिल थे लेकिन उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया है। इसके साथ ही ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, ये वो चेहरे आपको हम बता रहे हैं जो अब तक बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। राकेश राठौर, जय चौबे, माधुरी वर्मा, आर के शर्मा, बालावस्थी और धर्म सिंह सैनी, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, तो बीजेपी को एक बड़ा झटका इसको कहा जा रहा है। रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, दारा सिंह चौहान, ये वो नाम जो इस्तीफा दे चुके हैं। ब्रजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, जय चौबे। और चलिए, एक और बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई, और वो ये बड़ी जानकारी थी कि गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। वो कौन कौन से नाम हैं ये आपको हम यहां पर बता रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर से बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। कौन कहां से उम्मीदवार बनाया गया ये आपको बता रहे हैं। जेवर से नरेंद्र ढाडा को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही नोएडा की बात करें तो नोएडा से कृपा शर्मा को टिकट दिया गया है, जबकि दादरी से मनवीर भाटी को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो गौतम बुद्ध नगर की जो 3 विधानसभा की सीटें पड़ती हैं उसमें नोएडा से कृपाराम शर्मा, दादरी से मनवीर भाटी और इसके साथ ही जेवर से नरेंद्र ढाड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है बीएसपी ने। तो बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, और 125 उम्मीदवारों का ऐलान इससे पहले ही पार्टी कर चुकी थी, जिसमें 3 और नाम शामिल हो गए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस मीटिंग में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से देश में कोरोना वायरस की वजह से तेजी से बिगड़ रहे हालात और तैयारियों को लेकर बातचीत की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पुराने सभी वेरिएंट्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यह अब तक संभावना से भी ज्यादा संक्रामक साबित हुआ है। पीएम ने कहा कि हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जनता में पैनिक ना हो, जनता में पैनिक का माहौल ना बने। तो देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह बड़ी बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी के जरिए यह बैठक की, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल रहे। भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प।
हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। ये बात साफ है, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति न आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने जिस तरह प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, वही इस समय की जीत का मंत्र है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। आपको बता दें कि उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री और समाजसेवी भी शामिल हैं। बड़े नामों की बात करें तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद को फर्रुखाबाद से टिकट मिला है। उन्नाव से कांग्रेस ने आशा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एनआरसी सीए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जाफर को लखनऊ मध्य से उम्मीदवार बनाया गया है और सहारनपुर से आशा वर्कर पूनम पांडे को भी टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ हम राज्य में एक नई राजनीति का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पहली बार चुनाव लड़ रही हैं वो संघर्षशील और हिम्मती महिलाएं हैं। कांग्रेस पार्टी उन्हें पूरा सहयोग करेगी। यूपी में कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है और प्रियंका गांधी ने यूपी के लिए अपनी लिस्ट जारी करते हुए बड़ी बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि 50% महिलाओं को हमने इसमें टिकट दिया है। नमस्कार साथियों, प्रियंका जी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। विलंब के लिए हम थोड़ी सी क्षमा चाहेंगे। बगैर किसी देरी के मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं और अपनी बात आपको कहेंगी। आदरणीय प्रियंका जी। नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पहल है, तो हमने सोचा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबको थोड़ा बहुत इन प्रत्याशियों के साथ अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में
40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को, जो 50 महिलाएं हैं, 2 मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह। नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह। नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद। नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम। 46 किठौर में श्रीमती बबीता गुर्जर। 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी। 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक। 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल। 94 में श्रीमती मनोज दीक्षित। 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर। 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा। 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल। एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा। मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साख्या। कड़हल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी। बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा। बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह। बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती। बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन। जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर। पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी। शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे। मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह। सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक। बांगरगांव 162 में श्रीमती आरती बाजपेयी। मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत। उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह। लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर। मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी। कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज। फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद। औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे। बिल्हौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी। कालपी 220 में श्रीमती उमाकांति। ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी। मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे। रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी। फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे। इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद। 264 में श्रीमती मंजू संत। दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा। हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी। गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप। डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे। हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह। खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी। रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339। सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी सीएलपी लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी
विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीएए के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सकें, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते। तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी तरह नेताओं की सियासत भी चरम पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद और समाजवादी पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। वहीं मनोज पांडे के समाजवादी पार्टी को छोड़ने की खबर से सपा को झटका लग सकता है। साथ ही इस बात पर अखिलेश यादव ने मनोज यादव को तलब किया। बैठक खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। सभी दलों को जो चीजें चाहिए अखिलेश यादव जी ने सबको संतुष्ट किया और सब लोग अखिलेश यादव जी की नीतियों से संतुष्ट हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं और जल्द ही अखिलेश यादव जी द्वारा सहयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों की भी वो घोषणा कर देंगे। आपको से यही चुनाव के संबंध में ही प्रचार कैसे हो, किन मुद्दों पर हम ज्यादा फोकस करना है,
किन मुद्दों को हमें फोकस नहीं करना है, इन सारी चीजों पर चर्चाएं हुई। डिजिटल किस तरह आपकी पार्टी को कितनी सीटें देने की बात हुई है? सीट को लेकर हमने अपनी बात रख दिया है और ये डिमांड की है? अखिलेश यादव जी का विषय है कि वो कितनी सीटें हमें देंगे और जो भी देंगे हम उस पर संतुष्ट रहेंगे। हमारे लगभग 10 सीटों की डिमांड थी और उसमें जो भी देंगे हम अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड फेज की लिस्ट बहुत जल्दी। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं अब तक की हेडलाइंस।